हेलो देयर, होप यू आर डूइंग फाइन। वेलकम टू पोएम प्रोज, जहां आज हम विलियम शेक्सपियर की सोनेट 30 वेन टू द सेशंस ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट को समझेंगे लाइन बाय लाइन हिंदी में। पोएम या पोइट्री को हम जाने न जाने, विलियम शेक्सपियर को हर कोई जानता है। इनका जन्म 1564 में हुआ और 1616 में ये नहीं रहे। ये एक ड्रामेटिस्ट और पोएट की तरह मशहूर है। इन्होंने रफली 37 प्लेज और 154 सॉनेट्स लिखी हैं। इनकी कुछ लॉन्गर पोएम्स में वीनस एंड एडोनिस और द रेप ऑफ लुक्रीसी भी आते हैं। शेक्सपियर के सॉनेट्स के बारे में जानें तो शेक्सपियर ने अपनी लाइफ में 154 सॉनेट्स लिखी, जिनके थीम्स अलग अलग थे, जैसे लव, आर्ट, राइटिंग, सॉरो और हैप्पीनेस। और ये सभी 1609 के क्वार्टो में पब्लिश हुए थे। शेक्सपियर के सब सॉनेट्स का पैटर्न और राइम स्कीम एक जैसा है, लेकिन शेक्सपियर ने खुद ये पैटर्न इन्वेंट नहीं किया था, लेकिन उन्होंने इस फॉर्म के साथ इतना एक्सपेरिमेंट करके उसे परफेक्ट किया 154 सॉनेट्स लिखकर कि इस सॉनेट का नाम ही शेक्सपियरियन सॉनेट पड़ गया। कमेंट में बता सकते हैं कि इंग्लैंड में सॉनेट को इंट्रोड्यूस किसने कराया था। अब शेक्सपियरियन सॉनेट जिसको हम बोलते हैं वो क्या होती है। सॉनेट आप जानते होंगे कि एक 14 लाइन की पोएम होती है, और जो शेक्सपियरियन सॉनेट है उसमें एक पैटर्न फॉलो किया जाता है। जैसे शुरू में 3 क्वाट्रेन्स होंगे। क्वाट्रेन यानी 4 लाइन का स्टैंजा, 4 × 3 दैट इज़ 12 लाइन्स, और एक अंत में राइमिंग कपलेट होती है यानी 2 लाइन्स, तो यानी 14 लाइन्स बन गई। और राइमिंग कपलेट में एक टर्न ऑफ थॉट या फिर जो पूरी पोएम में बात की गई है उसकी कोई कंक्लूडिंग बात या उससे अलग बात की जाती है। इसकी राइमिंग स्कीम भी सेट होती है, राइम स्कीम AB CD CD EF GG। तो आप इसको देखकर समझ सकते हैं कि किस तरह ये पोएम राइम करती है। इनकी सॉनेट्स इयैम्बिक पेंटामीटर का यूजुअली यूज़ करती हैं, और शेक्सपियर के प्लेज में भी शेक्सपियर ने इयैम्बिक पेंटामीटर का बहुत यूज़ किया है। इस पर्टिकुलर सॉनेट की बात करते हैं, सोनेट 30। सोनेट 30 एक शुरुआती सॉनेट है शेक्सपियर के द्वारा। जब शेक्सपियर अर्ली इन 1590s में लंदन में आए होंगे, और जब वो अपने लेट 20s में होंगे, एक यंग पोइट की तरह उन्होंने बहुत चांसेस हैं ये सोनेट लिखी थी। और इस सोनेट का जो सब्जेक्ट है वो ये है कि सोनेट को कहने वाला स्पीकर जो है वो पुरानी चीज़ों को याद कर कर उसे कितना दुख होता है उसको बयां करता है, और फिर अंत में कहता है कि कुछ चीज़ है जिससे ये दुख वो भूल भी जाता है। आइए इस सोनेट को लाइन बाय लाइन समझते हैं हिंदी में। When to the sessions of sweet silent thought I summon up remembrance of things past। पहली 2 लाइन्स में पोइट कहते हैं कि जब वो स्वीट साइलेंट थॉट के सेशंस, स्वीट यानी प्यारा, साइलेंट मतलब चुप, और थॉट मतलब थिंकिंग यानी सोचना, और सेशंस मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक जो चीज़ चलती है। तो जब वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए सोचने बैठते हैं साइलेंटली, चुप होकर, तब वो क्या करते हैं, आई समन अप रिमेम्बरेंस ऑफ थिंग्स पास्ट। वो खुद के लिए बोलते हैं कि मैं पुरानी चीज़ों की, जो पास्ट की चीज़ें हैं, भूतकाल की चीज़ें हैं, उनकी रिमेम्बरेंस को वापस बुला लेता हूँ। रिमेम्बरेंस यानी याद, यानी आसान शब्दों में जब भी पोएट शांति से सोचने बैठते हैं तब वो पुरानी चीज़ों की यादों में खो जाते हैं। अब यहाँ पर 2 वर्ड्स का यूज़ देखिए। पहली लाइन में सेशंस का यूज़ है और सेकंड लाइन में समन का यूज़ है। सेशंस कोर्ट के सेशंस भी होते हैं, कि कोर्ट में जब किसी चीज़ की सुनवाई हो रही हो, या फिर ऑफिशियल वर्क के लिए भी सेशंस वर्ड का यूज़ होता है। वैसे ही समन जो वर्ड है वो भी बहुत ऑफिशियल होता है। किसी को बुलाते हैं जब ऑफिशियली तो उसे समनिंग कहते हैं। तो पोएट ने सेशंस भी एक ऑफिशियल वर्ड है और समन भी एक ऑफिशियल वर्ड है। पोएट ने अपनी बात कहने के लिए 2 रिलेटेड वर्ड्स को इस तरह यूज़ किया है। आई साई द लैक ऑफ मैनी अ थिंग आई सॉट एंड विथ ओल्ड वोज न्यू वेल माई डियर टाइम्स वेस्ट। तो पोएट कहते हैं कि जब वो पुरानी बातें याद करते हैं तब उन्हें याद आता है कि उन्हें कितनी सारी वो चीज़ें नहीं मिली जो उन्हें चाहिए थी। 3rd लाइन में लैक का मतलब होता है नहीं होना या नहीं पाना, और सॉट का मतलब होता है सीख का ये पास्ट फॉर्म है यानी चाहना। तो जो चीज़ें उन्हें चाहिए थी उनकी ही उन्हें कमी रह गई, और ये सोचकर वो साय करते हैं, SIGH, साय या गहरी सांस भरना।
एंड विथ ओल्ड वोज न्यू वेल माई डियर टाइम्स वेस्ट। और वो कहते हैं इसी के साथ जो ओल्ड वोज होती हैं यानी पुराने जो उनके दुख हैं फिर से न्यू यानी नए हो जाते हैं। और पोएट अपने टाइम का जो वेस्ट हुआ अभी तक, जो टाइम उनका बर्बाद हुआ, उसको लेकर फिर से दुखी हो जाते हैं। वेलिंग मतलब दुखी होकर रोना, तो वो रोने लग जाते हैं और दुखी हो जाते हैं। नेक्स्ट लाइन्स, देन कैन आई ड्राउन एन आई अनयूज्ड टू फ्लो फॉर प्रेशियस फ्रेंड्स हिड इन डेथ स्टेटलेस नाइट। और फिर वो कहते हैं कि उसके बाद मैं अपनी जो आँखें हैं वो पूरी तरह भिगो या डुबो सकता हूँ, मेरी आँखों को मैं भिगा सकता हूँ जो कि ज़्यादा नहीं रोती। अनयूज्ड टू फ्लो मतलब मेरी आँखों की आदत नहीं है, यूज्ड टू नहीं है वो फ्लो करने की यानी रोने के, लेकिन फिर भी वो रोती हैं। किस लिए? फॉर प्रेशियस फ्रेंड्स हिड इन डेथ स्टेटलेस नाइट। उन प्यारे, उन कीमती जो मेरे दोस्त थे जो अब नहीं रहे, जो कहाँ छुप गए हैं अब? डेथ की डेटलेस नाइट में। डेथ यानी मृत्यु, मर जाना। डेटलेस यानी कि जिसका कोई ओर छोर नहीं होता, कब वो शुरू होती है, कहाँ पे वो ख़त्म होती है मृत्यु, हमें नहीं पता। और उसकी जो रात है यानी डेथ का जो अंधेरी रात है, उसमें मेरे दोस्त जो खो गए यानी जो दोस्त मर गए, मैं उनके लिए रोने लग जाता हूँ। हालांकि मैं ज़्यादातर नहीं रोता, लेकिन उन दोस्तों के लिए मैं रोने लग जाता हूँ। And weep afresh love's long since cancelled woe, and mourn the expense of many a vanished sight। पोएट अपने रोने के कारण बताते हुए कहते हैं कि फिर से मैं रो सकता हूँ। वीप मतलब रोना, अफ्रेश मतलब फ्रेशली। किस बारे में? लव्स लॉन्ग सिंस कैंसल्ड वो, जो लव मैंने खो दिया था और उसका दुख भी मैं भूल गया था। कैंसल्ड वो मतलब दुख भी जो मैंने कैंसिल कर दिया था, भूल गया था, अब नहीं था। लेकिन फिर से जब चीज़ें मुझे याद आने लग जाती हैं पास्ट की, इस पोएम का थीम ही है रिमेम्बरेंस का, मेमोरी का। तो जब हमारी मेमोरी, हमारी याद उन पुरानी यादों को फिर से वापस लाकर हमारे सामने रखती है, तो हम जो प्यार हमने छोड़ दिए, जो प्यार हमें अब इतने मैटर भी नहीं करते, कहीं ना कहीं हम भूल गए होते हैं, वो फिर से फ्रेश हो जाते हैं और पोएट उसके लिए रोने लग जाते हैं। पोएट कहते हैं एंड मोन द एक्सपेंस ऑफ मैनी अ वैनिश्ड साइट। और फिर मोन मतलब रोने के लिए ये एक वर्ड है यहाँ पर, आवाज़ कर कर रोना। फिर वो जो उनका लॉस है, एक्सपेंस मतलब खर्च हो जाना। क्या खर्च हो जाना? किसी कोई चीज़ जो बीत चुकी है। वैनिश मतलब पूरी तरह जा चुकी है, डिस्ट्रॉय हो चुकी है। उन चीज़ों की भी कीमत याद कर कर वो रोने लगते हैं। नेक्स्ट लाइन्स, देन कैन आई ग्रीव एट ग्रीवेंसेस फोरगॉन एंड हेविली फ्रॉम वो टू वो टेल ओवर। पोइट बोलते हैं कि अब मैं किसके बारे में दुख मना सकता हूँ उसके बाद? ग्रीवेंसेस फॉरगॉन, जो नुकसान, ग्रीवेंस होता है नुकसान, जो जा चुके हैं। फॉरगॉन मतलब अभी तक जो जा चुके हैं, लेकिन उनको फिर से याद कर कर फिर से दुखी हो सकते हैं, उसका दुख मना सकते हैं यानी ग्रीव कर सकते हैं। एंड हेविली फ्रॉम वो टू वो टेल ओवर, और फिर से भारी मन से एक दुख के बाद दूसरा दुख मैं काउंट करता हूँ और बताता हूँ खुद को कि ये मेरे साथ हुआ था, फिर ये मेरे साथ हुआ था। सब दुख लाइन लगाकर पोइट को याद आते हैं। द सैड अकाउंट ऑफ फोर बिमोन्ड मोन विच आई न्यू पे एज इफ़ नॉट पे बिफोर। और जो उन्होंने बोला कि टेल ओवर, क्या बताते हैं वो? द सैड अकाउंट ऑफ फोर बिमोन्ड मोन, उस चीज़, जो चीज़ें बीत चुकी हैं। फोर मतलब पहले हो चुकी हैं और उन पे मैं दुख मना चुका हूँ, बिमोन कर चुका हूँ, उसका फिर से जो दुखी दास्तान है, अकाउंट है उसकी, सैड अकाउंट है, वो मैं फिर से बताता हूँ। विच आई न्यू पे एज इफ़ नॉट पेड बिफोर, और मैं ऐसे पे करता हूँ उसके लिए, इतना दुख हो जाता है मुझे उन्हीं चीज़ों के लिए जो हो चुकी हैं, जिन पर मैं दुख मना चुका हूँ, लेकिन फिर से जब वो याद आती हैं तब मुझे फिर से उनके लिए पे करना पड़ता है, जैसे कि मैंने पहले उन्हें पे करा ही ना हो। मतलब जो दुख है वो जितनी बार याद आता है, भले ही वो पुराना दुख हो, वो उतना ही दुखी कर देने वाला होता है। और आप वर्ड्स का यूजेज भी देख सकते हैं कि सैड अकाउंट और पेमेंट की बात है। इससे पहले वाले लाइंस में एक्सपेंस की बात थी। तो ये सब वर्ड्स, जैसे कि कोर्ट में कोई सेशन होता है जहाँ पर कोई चीज़ पूरी तरह ऑफिशियली बताई जा रही हो, वैसे वर्ड्स का काफ़ी यूज़ किया गया है। नेक्स्ट लाइन्स पढ़ते हैं। बट इफ़ द वाइल आई थिंक ऑन दी डियर फ्रेंड, और लॉसेज आर रिस्टोर्ड एंड सॉरोज एंड। और फिर पोएट बोलते हैं लेकिन मैं
इसी दौरान जब तुम्हारे बारे में सोचता हूँ मेरे प्यारे दोस्त, कोई दोस्त है उनका जिसको वो दी करके यू करके बोलते हैं, और जितने भी मेरे लॉसेस हैं वो रिस्टोर हो जाते हैं, वो फिर से भर जाते हैं, और जितने भी दुख हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। जो फाइनल कपलेट है उसमें टर्न ऑफ थॉट हमको देखने को मिलता है कि पोएट का दिमाग चेंज होता है। उनकी मेमोरी है जो उनको दुखी कर देती है, पूरी तरह डुबा देती है दुख में, लेकिन वो उनके दोस्त की भी मेमोरी ही है जो कि इन सब चीज़ों से उन्हें फिर से उबार लेती है। उन्हें चीज़ें उतनी बुरी नहीं लगती जितनी वो सोच रहे थे। पोएम के थीम्स के बारे में बात कर लेते हैं। इस पोएम का सबसे बड़ा थीम है मेमोरी, यानी याद का। बाकी सब थीम्स इसके अंदर आ जाते हैं। हम जो भी जानते हैं, चाहे फिर वो हमारा एक्सपीरियंस हो, इंट्यूशन हो, या फिर किसी की कोई बताई हुई बात हो, वो सब क्या है? मेमोरी ही तो है। हमारी याद में ये सब बातें स्टोर्ड रहती हैं। तो हमारा जो अस्तित्व है वो भी मेमोरी बेस्ड ही है। हम याद से ही चीज़ों पर रिएक्ट करते हैं और एक्ट करते हैं। हमारे साथ कोई बुरी चीज़ होती है, हम उसके लिए दुखी होते हैं, और जितनी बार हम उस दुख को और उस मेमोरी को, बुरी चीज़ की को याद करते हैं, उतनी बार हम फिर से दुखी होते हैं, जो कि इस पोएम में बताया गया है। तो मेमोरी ही है जो कि हमारी सफ़रिंग को बढ़ाती है, रादर देन जो बुरी चीज़ हुई होती है उससे भी ज़्यादा। मेमोरी एक अच्छा काम भी करती है कि वो हमें रिमाइंड करवाती है, फिर से याद दिलाती है जो चीज़ें हमारी लाइफ में अच्छी हैं, जैसे कि पोएट को अंत में अच्छे फ्रेंड की याद आती है, और जो हमारी स्ट्रेंथ्स हैं, हमारी ताकतें हैं लाइफ के अंदर। तो हर चीज़ मेमोरी के अंदर ही एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट थीम है मेंटल सफरिंग या एंग्विश का, यानी मन ही मन हम खुद को कितनी पीड़ा पहुंचाते हैं। ह्यूमंस जो होते हैं वो मेंटली और अपने खुद के दिमाग में ही सफ़र करते हैं, यानी पीड़ा पाते हैं। हमारी टेंडेंसी, फितरत ही ये है ह्यूमन जो दिमाग है उसकी, इस पूरी रेस की, कि वो पास्ट के लॉसेस, जो पास्ट में चीज़ें हुई हैं, उनके बारे में ज़्यादा सोचता है बजाय प्रेजेंट के। प्रेजेंट में मुश्किलें होती हैं, लेकिन हम क्या सोचते हैं कि पास्ट की चीज़ें क्या थी और फिर फ्यूचर में क्या हो सकता है। तो हम कभी प्रेजेंट में रहकर चीज़ों को फेस करने से ज़्यादा अपने दिमाग में प्रॉब्लम्स इन्वेंट करते हैं। हम जो अपने लॉसेस होते हैं लाइफ के, जो चीज़ें खो गई, उन्हें आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर पाते और बहुत ज़्यादा उस पर टाइम वेस्ट करते हैं, जो कि पोएट भी मेंशन करते हैं कि टाइम की वेस्टेज करते हैं। और ये सोचकर कि हमारा टाइम वेस्ट हो गया, हम और टाइम वेस्ट करते हैं और अपने इमोशंस को भी ऐसी चीज़ों पर वेस्ट करते रहते हैं। तो ये ह्यूमन टेंडेंसी, उसकी फितरत, उसके नेचर को दिखाने का काम किया गया है। नेक्स्ट थीम है स्पाइरल ऑफ थॉट। स्पाइरल कैसा होता है? आपने एक मॉर्टीन कॉइल देखी होगी कि वो जो गोला होता है वो कभी ख़त्म नहीं होता, ऐसा स्पाइरल, नेवर एंडिंग स्पाइरल जो होता है थॉट का। हमारी थॉट्स और फीलिंग्स एक दूसरे को कितना ओवरलैप करती हैं, यानी वो आपस में जुड़ी हुई हैं, और कब कौन सी चीज़ फीलिंग है, कौन सी चीज़ थॉट है, ये हम बता नहीं पाते। जैसे कि पोएट शुरू में पहली लाइन में ही बोलते हैं स्वीट साइलेंट थॉट, यानी सोच। थॉट मतलब सोचना, थिंक करना। लेकिन हमें पोएम पढ़ के पता चलता है कि पोएट्स अपनी फीलिंग्स से जुड़े हुए हैं उन थॉट्स के थ्रू। तो कहाँ पर वो महसूस कर रहे हैं, कहाँ पर वो थिंक कर रहे हैं, ये जो लाइन है ये ब्लर हो जाती है। क्या चीज़ हमारी फीलिंग्स है, और वो फीलिंग्स नए थॉट्स को जन्म देती हैं, और वो थॉट्स फिर से नई फीलिंग्स को जन्म देते हैं। पोएम के स्टाइलिस्टिक फीचर्स को देखते हैं। ये पोएम एलिट्रेशन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि इसकी फर्स्ट लाइन को हम देखें, सेशंस ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट, तो स साउंड रिपीट होता है। वैसे ही वोज और वेल है एक लाइन में, व डेट्स डेटलेस एक लाइन में है, ड। तो जब साउंड्स रिपीट होते हैं एक जैसे लगातार या बहुत कम डिस्टेंस पे, तो उसे हम एलिट्रेशन बोलते हैं। ये पोएम समझते टाइम भी हमने देखा था कि इस सोनेट में पोएट जो ऑफिशियल लैंग्वेज होती है, सेशंस, समन, पेड, एक्सपेंस और अकाउंट, ये कैसे वर्ड्स हैं? ये सब मॉनेटरी या फिर जो कोर्ट से जुड़े हुए वर्ड्स होते हैं, ऑफिशियल जो वर्ड्स होते हैं, प्रॉपर फॉर्मल जो वर्ड्स होते हैं, वो है अकाउंट देना, किसी चीज़ का प्रॉपरली बताना क्या हुआ। और पोएट एक पॉइंट पे कहते हैं कि वो एक एक कर बताते हैं कि उनके दुख क्या हैं। ये लैंग्वेज, जो इस टाइप की लैंग्वेज का, इस टाइप के वर्ड्स का जो यूज़ है, ये पोएम को एक बहुत सिमेट्रिकल और एक तरीके का एक अच्छी फॉर्म, ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रेजेंट करता है। साथ ही एक आयरॉनिक इफ़ेक्ट भी प्रोड्यूस करता है,
क्योंकि ये वर्ड्स बड़े ही फॉर्मल हैं और बड़ी ही जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं उनको दिखाते हैं, लेकिन असल में जो पोएट की फीलिंग्स हैं वो बहुत मेस्ड अप हैं, आपस में उलझी हुई हैं, उनका मन बहुत उलझा हुआ है, सफ़र कर रहा है, विडंबना भी क्रिएट करते हैं। तो यही इस पोएम की ब्यूटी को भी दर्शाता है कि पोएट ने अपनी लैंग्वेज के लिए तो बड़े ही ऑफिशियल प्रॉपर वर्ड्स यूज़ किए हैं, लेकिन जो उनकी भावना कन्वे हो रही है वो बड़ी उलझी हुई है, बहुत ही डीप है। आपको ये पोएम कैसी लगी? आप कमेंट में बता सकते हैं, आपके थॉट्स क्या हैं इस पोएम को लेकर। अगर आपको वीडियो से इस पोएम को समझने में हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मंडे टू फ्राइडे आने वाली अपडेट से टच में रहें, और फीडबैक भी दे सकते हैं कमेंट्स में, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आपका एग्ज़ाम है तो ऑल द वेरी बेस्ट, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड योरसेल्फ।